मैंने नेक्स्ट, पोल्ट्री इंडस्ट्री नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म। उससे पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो लाइटनिंग इज नॉट कंसिडर्ड राइट ऑफ नो एज नेशनल डिजास्टर। एनडीएमए के अंदर में नहीं है। देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन टू इंक्लूड इन इट अपार्ट फ्रॉम लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट, कोल्ड वेव, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, अर्थक्वेक, ड्रॉट, साइक्लोन. The next one, poultry industry needs urgent reform. Poultry industry challenges with a rise of consciousness or increase in the protein intake. High protein, high fat, low carbohydrate. As एक तरह का solution रहता है for the diabetic, hormonal imbalances and other नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सबके लिए तो प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है. प्रोटीन इंटेक मोस्टली ड्रिवन फ्रॉम पनीर और मीट. मीट में पोल्ट्री ज़्यादा, इसलिए डिमांड बढ़ने से मोस्टली द फार्मर्स दे रिसोर्ट टू पार्टिसिपेट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर. तो ओवरऑल इसमें जो कंडीशन है हाइजीनिक नहीं है. मोस्ट ऑफ द पोल्ट्री इट इज दे आर यूजिंग एंटीबायोटिक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऐसे H5N1. और देखा है कि इट इज दे आर क्रैम्ड इन द वेरी स्पेसिफिक अनहाइजीनिक लोकेशन. mutilation, starvation, thirst, overcrowding, ill treatment. That is a violation of PCA, Prevention of Cruelty to Animals Act. But no one is finding them, no one is penalizing them for their, क्योंकि ऐसे रेगुलेशन ही नहीं है अभी ओवरऑल. Further, the fecal matter that is collected by the poultry, it was to be used in the as a fertilizer in the farmer by the farmers. लेकिन इतना कलेक्शन हो जाता है कि मोस्टली दे गेट वेस्टेड और लीचिंग के कारण इट डैमेज द सॉइल. That is why to reduce the consumption of the antibiotic, to make the poultry industry more organic, to make it is more human, regulation is very important. तो पोल्ट्री फार्मिंग को हम बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन. एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर. थर्ड largest. H5N1 outbreak, avian flu है. It can also impact human. तो एनिमल टू ह्यूमन जूनोटिक डिजीज. तो वन हेल्थ प्रिंसिपल के अंदर में इकोसिस्टम हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इट इज लिंक्ड विद दैट. इंडिया में भी H5N1 पेशेंट वर रिपोर्ट इन 2006. उसके बाद होते आते. इट हैज कॉज मोर्टालिटी अमंग द पोलर बेयर इन आर्टिक एंड सील्स एंड सीगल इन अंटार्कटिका. न्यू गाइडलाइंस इशूड फॉर पोल्ट्री फार्मर्स 2021 में हुई हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया में जो 30%, जैसे हम मार्जिनल फार्मर्स की बात करते हैं तो इसमें भी वी आर सीइंग 30% जो है दैट इज बैकयार्ड पोल्ट्री या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स 30% है. और हाईएस्ट पोल्ट्री पॉपुलेशन हमें सर्दर्न स्टेट्स में देखने को मिलती है. लाइक हाईएस्ट इज इन तमिलनाडु, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल. एंड इसमें डेफिनेशन भी है पोल्ट्री फार्मर की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बर्ड्स दैट दे ओन एंड रियर. तो स्मॉल फार्मर्स का जो सबसे छोटा है दैट इज 5,000 से 25,000 बर्ड्स है, तो दे आर स्मॉल फार्मर्स. मीडियम में इट इज मोर देन 25,000, लेस देन 1 लाख, एंड लार्ज में इट इज मोर देन 1 लाख बर्ड्स. ठीक है. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट मैंडेटोरीली चाहिए होता है. तो दैट इज इशूड बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमिटी अंडर द वाटर एक्ट या फिर एयर एक्ट. ऑल्सो परमिशन इज वैलिड फॉर 15 years. Regarding the Election Commission MCC, Model Code of Conduct, it is a consensual arrangement evolved over many years. It is related to announcement of election, political parties, leaders, candidate
दूसरा कि इट इज स्मॉल सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर असेंबली इलेक्शन पहले हुआ था, उसके बाद फिर इसको ओवरऑल लोकसभा के लिए भी इंक्लूड किया गया और असेंबली इलेक्शन के लिए इंक्लूड किया गया। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, इंस्टेंस ऑफ वायलेशन, और इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी एक्ट, इट इज नॉट गिवन एंड प्रोटेक्शन अंडर स्टैट्यूटरी एक्ट। सो उनके जो टीथ है इन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एमसीसी, इट बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द ईसी ऑल्सो। ओवरऑल टेक्नोलॉजी चेंजेस ही बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, तो उसमें भी एमसीसी को रेगुलेट करना चैलेंज हो जाता है। It has not clearly defined spelled out the consequence of the default. Penal provision क्या होना चाहिए वो मेजर इसमें मेंशन नहीं है एग्जैक्टली। तो इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन कमीशन व्हाट मेजर्स इट विल टेक अगेंस्ट द वॉयलेशन ऑफ द एमसीसी। तो उसमें भी फ्री ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल मैनर में होना चाहिए। और दूसरे किसी ने बोला है कि वॉयलेशन डायरेक्टली पेनलाइज नहीं करना चाहिए, उसमें 2-3 ग्रेड होना चाहिए। पहला बार की बैन, सेकेंड बार में लॉन्गर टर्म बैन, थर्ड बार में डिबार करना चाहिए फॉर द कंसर्न कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाकी स्मॉल पेटी क्राइम के लिए, पेटी इशू के लिए होता है, ट्रैफिक वॉयलेशन सब, बाकी हेलमेट नहीं पहनना है उसके लिए, वैसे ही कह सकते हैं कि पहला बार में सिर्फ बैन कर सकते हैं स्पेसिफिक घंटे के लिए, फिर वीक्स, उसके बाद फिर उसको डिबार कर सकते हैं। और स्ट्रीमलाइन बेसिस पर प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए 72 आवर्स ऑफ वॉयलेशन। इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ईसी। एक एक्ट के अंदर में इन्फोर्समेंट का पावर ईसी को मिलना चाहिए, इसको कोडिफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं कन्वेंशन के अंदर में, कन्वेंशन के हिसाब से कोडिफाई कर सकते हैं रादर इन स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर। ओवरऑल इसमें यही है। तो भी और न्यू चैलेंजेस टेक्नोलॉजी एरिया हो गया, ऐसे हम लोग कल पढ़े विद रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शनरी। तो इसको कैसे इन्फोर्स करेंगे, सोशल मीडिया में कैसे एमसीसी इन्फोर्स करेंगे, वो चैलेंज होता है। तो एमसीसी इन्फोर्स करने के लिए भी एक सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी होना चाहिए जिसमें हर एक स्टेक होल्डर प्रेजेंट रहे। डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट मैकेनिज्म भी उसमें होना चाहिए। टाइम बॉन्ड, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे होता है वैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर द एमसीसी, बस इलेक्शन पीरियड के बीच में स्टैब्लिश कर सकते। अभी इलेक्शन होने वाला हो रहा है तो उसमें 969 मिलियन वोटर, 18.4 मिलियन, रेंज 18 to 19 है। तो इसमें इवोल्यूशन का बात हो रहा है ऑफ द कांग्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बार कब हुआ था, तो नेहरू के समय में, when Nehru was alive, many of the Congress leaders were unhappy with the Kamraj plan, which required them to give up government position and commitment themselves to rebuilding the party. दूसरे के जो नेहरू फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, इट वॉज मोस्ट फोकसिंग ऑन सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेरियस अदर एक्टिविटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्लानिंग कमीशन। तो जो बाकी लीडर्स थे इन द स्टेट, they were demanding more and more autonomy with regarding to financial aspect and also the planning aspect. वहाँ से कहीं ना कहीं डिफरेंसेस था। आफ्टर डेथ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इवन बी आर अम्बेडकर 1953 में, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द टॉलेस्ट लीडर इन देयर ओन पार्टी। तो कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म है, इट वॉज ट्विक अकॉर्डिंग टू द पंडित नेहरू
इसलिए इसको बोलते हैं नेहरूवियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। फॉर बोथ द इकोनॉमिक पर्पसेस, establishment of the planning commission etc, and also social purposes ki secularization of the Indian education, reformation of the social custom in India, for example passing of Hindu court marriage 1956 etc. After death of Pandit Jawaharlal Nehru, लाल बहादुर शास्त्री बने, 65 वॉर हुआ, 66 में डेथ हो गए। तो पीएन हास्कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय, आईएएस थे, उनके अंडर में एक मेंटर थे इंदिरा गांधी की, उनमें छोटी थी उस समय इंदिरा गांधी। तो शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर 1967। जब बन रही थी तो ऑलरेडी जो फैक्शन थे कांग्रेस सिस्टम के अंदर में, दे वर टॉकिंग कि दे वर मोर एक्सपीरियंस, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द ओवरऑल इन द नेशनल मूवमेंट, तो दे आर मोर सुटेबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर जॉब रादर देन इंदिरा गांधी। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते गया। ओल्ड कांग्रेस गार्ड, जो कांग्रेस के जो ओल्ड लीडर थे, दे वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, वहां से जो लीडर थे, दे आर प्रपोजिंग आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रपोज किया बाबू जगजीवन राम। तो ऐसे चलते गया ओवरऑल डिफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वहां भी डिफरेंसेस चलते गए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को बोला गया फाइनेंस पोर्टफोलियो छोड़ने के लिए, क्योंकि ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द election and also the nomination of the candidate as proposed by the इंदिरा गांधी। तो फाइनेंस मिनिस्टर पोर्टफोलियो हटा दिया गया। तभी तभी वी कैन डिराइव कि 1978 में जब सरकार बनता है तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर रहता है आफ्टर द जेपीए मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इनको हटा दिया गया, वो बहुत बड़े लीडर थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई। उसके बाद फिर जैसे जैसे सपोर्ट कम होते गया कांग्रेस ओल्ड पार्टी के और डिफरेंसेस बढ़ते गया, तो मेनी ऑफ देम वे रिवोल्टिंग अगेंस्ट इंदिरा गांधी। तो स्प्लिट हुआ ऑफिशियली 1960s में, 1969 में कांग्रेस फॉर्मली स्प्लिट इनटू कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय सिंडिकेट एंड इंदिराज कांग्रेस फैक्शन। इसको बोलते हैं कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि आर है, इसका मीनिंग रिक्वेशनिस्ट है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन समय बोला कि रियल कांग्रेस यही है, कांग्रेस आर। और कांग्रेस ओल्ड मतलब ओल्ड गार्ड जो प्रेजेंट था। अब है कि उनको सपोर्ट जब नहीं मिला कांग्रेस पार्टी के जो ओल्ड गार्ड से, तो उन्होंने सपोर्ट लिया सीपीआई और कम्युनिस्ट। उसी समय 1970s में जेएनयू का गठन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। उसी समय जो कम्युनिस्ट लीडर थे, टॉप लीडर, दे वर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। उसी समय बैंक नेशनलाइजेशन हो रहा है, उसी समय जो पॉलिसीज इंडिया गवर्नमेंट रहा है वो सोवियत यूनियन की तरफ गया। इसलिए 1971 पहली बार साइन हुआ फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी, ऐसे एक ट्रीटी है विच वाज साइन बिटवीन द इंडिया एंड सोवियत यूनियन 1971-72। क्योंकि शी वाज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिस्ट फॉर द गवर्नमेंट सपोर्ट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो गरीबी हटाओ, तो जीती वो इलेक्शन। उसके बाद फिर 11 जनवरी 1971 में इलेक्शन हुआ और वो फिर जीती 25 जनवरी 1971 में। नहीं, उसके पहले 1971 में चरखा वॉज अलोकेटेड पाइल्ड बाय द वुमेन टू कांग्रेस ओल्ड। लेकिन कांग्रेस जो आर थी, जो रिक्वेशनिस्ट, रियल कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी, उसको काउ एंड काफ मिला। तो अप्रोक्सीमेटली इलेक्शन होता है उस समय 27.31 करोड़ पीपल वोटेड फॉर द 518 सीट इन स्पाइट ऑफ टर्मोइल। क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के अंदर में डिफरेंसेस था, अलग अलग जगह पर जो लीडर्स थे दे वर कॉलिंग फॉर वोट और दे वर यूजिंग बूथ कैप्चरिंग, गुंडा आर्म्ड विद लाठी, राइफल, लीथल वेपन्स। उसमें बैलेट पेपर था, उसमें ईवीएम नहीं था, इसलिए
वो चला, इलेक्शन काउंटिंग हुआ, इलेक्शन में फिर जीती, करीबी हटाओ पर प्रॉमिस, 2/3 मेजोरिटी ऑफ 352, CPI-M मार्क्सिस्ट, एम ये मार्क्सिस्ट है, won 25, CPI and DMK won 23. इंदिरा टुक ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर इन मार्च 1971, और उसी साल दिसंबर में, 1 दिसंबर से 14 दिसंबर के अंदर में, इंडिया इन्फ्लिक्टेड अ वेरी हेवी डैमेज ऑन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वॉज बोर्न। उसके बाद इंदिरा गांधी पॉपुलर प्रॉपर्टी वॉज एट पीक, वो चलते गया, सी अडॉप्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर्स, उनको कॉन्फिडेंस मिला, तो सेंट्रलाइजेशन बढ़ते गया। 75 में जब जब हम लोग पढ़ते हैं, 73 में केशव नंदा भारती केस आता है, जजमेंट आता है जिसमें बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन, तो उसी से रिलेटेड है। तो उसके अगेंस्ट में 42nd अमेंडमेंट बाद में आता है, उसके अगेंस्ट में वो अमेंडमेंट लाती है 75 में, और प्लस नॉमिनेशन उनका जब हटाया जाता है बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि उनका इलेक्शन इनवैलिड किया जाता है बिकॉज ही वॉज कंटेस्टिंग फॉर द रायबरेली and she was found guilty of using electoral malpractices and state machinery. तब उनको खतरा लगता है क्योंकि उनके हाथ से पावर जा रहा है, तो दे शी यूज अनएथिकल मेजर टू क्लिंग टू द पावर। तो 1975 जून 25 में शी अनाउंस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और उसके बाद से पॉलिटिक्स पूरा चेंज हो गया। 75 में इमरजेंसी अनाउंस हुआ, अमेंडमेंट आया 46 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट आया 1976 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सब चीज़ चेंजेस किया, सब हर चीज़ चेंजेस किया विद रिस्पेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आया, फिर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किया, 39B और C में भी चेंजेस लाया गया, 9 शेड्यूल में डाला गया मैक्सिमम चीज़ को। प्रेसिडेंट वॉज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पीरियड ऑफ इमरजेंसी चला 2 साल, उसके बाद फिर JP आंदोलन हुआ, फिर उनको एक तरह से वो हार गए इलेक्शन 1978 में। 1978 में फिर मोरारजी देसाई आए जो प्राइम मिनिस्टर, ही रिवर्स्ड ऑल द प्रोविजन दैट वाज पास इन 1976 इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44 अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन उसमें एक प्रोविजन रखा गया, 2 प्रोविजन, पहला कि फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया, और दूसरा कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिटन एडवाइस बाय द कैबिनेट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और इसको नेशनल इमरजेंसी को रिमूव कर सकते हैं विद अ सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। और फिर 1980 में मिनर्वा मिल केस आया जिसमें बोला गया कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए, और ओवरऑल जो कुछ एरिया है 39B और C, इट इज गिवन प्रीमेसी टू द 14, 19 एंड 18 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद से EVM, अब पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है इलेक्शन में, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर वापस से EVM का एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया, और 1982 में स्टार्ट हो गया EVM का, और 1980s पूरा चला 84 तक। फिर ओवरऑल देयर वाज अ इंसर्जेंसी इन पंजाब, क्राइसिस होता है, सिक्किम ऑलरेडी मर्ज हो चुका है 1975 में, तो 84 में व्हेन सी यूज्ड हार्ड मेजर्स अगेंस्ट पंजाब सेसेनिस्ट और खालिस्तानी फोर्सेस, सी वाज असैसिनेटेड आफ्टर द ब्लू स्टार ऑपरेशन। उसके बाद फिर राजीव गांधी आते हैं, तो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरेशन स्लोली इन द इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, इन द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, तो वो लेकर का है। उसके बाद फिर 85, 86 से लेकर टेलीकम्युनिकेशन सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर वो उनका भी एसेशन हो गया बाय द LTT। 1990s में वापस से फिर VP सिंह आया, तो ही वांटेड मोर सपोर्ट फ्रॉम द अदर थर्ड पार्टी कोलिशन एक्सेप्ट, तो उन्होंने फिर इम्प्लीमेंट कर दिया बैकवर्ड कमीशन, मंडल कमीशन, और फिर उनका सरकार गिर गया। BJP एंड कम्युनिस्ट पार्टी बोथ विड्रॉ द सपोर्ट, फिर और भी फिर देवे गौड़ा और बाकी प्राइम मिनिस्टर बने। तो 1990s जो इंडिया का रहा है ओवरऑल थर्ड पार्टी कोलिशन, और ऊपर से इट वाज वेरी अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1997 में वापस से फिर PM वाजपेयी जी वो PM बने, 98 में फिर उनका पार्टी गए, फिर से बने वो, फिर उसके बाद से तो पता ही है, वाजपेयी जी, उनके पास फिर मनमोहन सिंह हो गए 2 बार टर्म, फिर नरेंद्र मोदी जी 2 बार टर्म, तो इवोल्यूशन हो गया।
और इलेक्शन कमीशन ने उस समय बैलेट पेपर हटा करके फिर ईवीएम लाया, उसके बाद फिर एमसीसी इन्फोर्समेंट हुआ और अभी वीवीपैट आ चुका है जो हम लोग पीटीए में देखे हुए थे। रिगार्डिंग मॉम बेबी एंड अस, तो इसमें ओवरऑल इशू यही है कि जो चाइल्ड केयर है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ फादर, मदर, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। सिर्फ मदर का नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर में चाइल्ड लीव पॉलिसी दिया गया विमेन को, तो ये बोलना चाह रही है और ये सही बात भी है कि ये विमेन को सिर्फ दिया जा रहा है, मेल भी कर सकते हैं, उनको भी मिलना चाहिए मैटरनिटी लीव। अभी तक सिर्फ उनको दिया जा रहा है जो सिंगल फादर है, लेकिन दोनों के लिए होना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली ड्यूटी ऑफ द विमेन। स्टार्टिंग में जो होता है पेड लीव इट शुड बी गिवन टू विमेन 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर पैटर्निटी लीव के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेल को भी दे सकते हैं। तो तभी जाके जो रूल आता है ओवरऑल क्रेज फैसिलिटी का रूल आता है, आंगनबाड़ी सर्विस का आता है, और चाइल्ड केयर फैसिलिटी में जॉइंट फैमिली का होना इंपॉर्टेंट रोल आता है इसमें। दिस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, लेकिन मोस्टली अभी अनपेड चाइल्ड केयर विमेन देती है। डेटा के अनुसार भी अनपेड वर्क 400 मिनट से ज़्यादा रोज विमेन करती है, 200 मिनट से कम मेल करते हैं। तो 3R फ्रेमवर्क के अनुसार रिकॉग्नाइज, रिड्यूस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर टू द सोसाइटी, फादर एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट। इससे कारण इमोशनल फिजिकल टास्क विमेन के ऊपर में थोड़ा कम होगा और इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि चाइल्ड इज नॉट ओनली द responsibility of the mother, it is responsibility of the whole society। तभी जाके ह्यूमन कैपिटल फोकस कर सकते। Here important element is use of the mathematical model and physics to make the election more fair and free। कोई ना कोई सोचा होगा ना कि जब वोट करते हैं तो कैसे डिसाइड हो कि इलेक्शन में कौन जीते। तो उत्तर मेरे और तमिलनाडु में चोला इंस्क्रिप्शन है, वहां पहली बार वोटिंग का एक प्रूफ है। वहां पर चॉइस के हिसाब से वोट किया गया था, टिक मार करके। तो इंडिया में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम होता है जिसमें जिसको वोट दोगे, अगर 3 कैंडिडेट है, एक को 33% मिला है, एक को 50%, 45% मिला है, एक को बाकी परसेंट मिला है, तो 45 वाले जीत जाएंगे। 50 से ऊपर नहीं है तब भी वो जीत सकते हैं। दूसरे अगर सेम 20% मिला है, 20% मिला है सबको, 8 8 8 7 6 5 ऐसे, तो 20% दोनों को मिला है, दोनों को सेम है, तो बाद में लॉटरी बेसिस पे जीते। ये एक चैलेंज है फर्स्ट पास्ट स्पोर्ट्स का, यूएस यूके सब जगह। ड्रॉबैक्स क्या होता है कि 50% से ऊपर नहीं हो तब भी जीतते हैं। सेकंड, सेम अकॉर्डिंगली सीट नहीं मिलता है। ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है आम आदमी पार्टी का, 54% सिर्फ जीते पॉपुलर वोट, लेकिन 96% सीट है। भारतीय जनता पार्टी 32% वोट है लेकिन 4% है। तो इतने कम डिफरेंस में इतने सीट के डिफरेंस होता है। तो एक ये प्रोसेस है। दूसरा होता है कॉन्डोकेट बॉर्डर सिस्टम, जिसमें 50% से ऊपर ही अगर होगा तभी आप जीतेंगे ओवरऑल। इट इज बेटर एन FPTP, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है कि आपको टिक करना होगा, और इतने इंडिया में लिटरेसी, वोटर लिटरेसी और बाकी समय टिक करना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं, छोटे कंट्री में पॉसिबल जाता है। इंडिया में ऐसे हम लोग काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, जहाँ पर एक लिस्ट रहता है 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फोर्थ वाला लास्ट आएंगे तो फोर्थ का जो वोट है इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 1 and 2, ऐसे है कि लास्ट में जो बचेंगे 50% जैसी क्रॉस होगा वैसी वो जीत जाएंगे। तो एक इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन में होता है, वाइस प्रेसिडेंट में और तो इसमें वही बताया जा रहा है कि विद द कलेक्शन ऑफ डेटास ओवर द लास्ट डिकेड, लास्ट 50 years अंडर द बिहेवियर पॉलिटिकल साइंस, कि सबसे बेस्ट मॉडल क्या है, मैथमेटिकल मॉडल क्या है फॉर मेकिंग द इलेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट ओवरऑल। तो अभी तक में 2 to 3 वोटिंग पैटर्न है जो हम लोग डिस्कस कर लें। और अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करते हैं रिलेटेड टू इलेक्शंस, तो फर्स्ट वी हैड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप ऑन 25 January 1950
Then 1960 में we had the MCC that was introduced. उसके बाद 1982 में we had EVM for the first time, which was used in Kerala, the Parvur constituency में. Then 1989 में 61st Constitutional Amendment Act, जिसमें जो voting age थी, it was reduced from 21 years to 18. Then 1993 में photo identity cards introduce किए गए, and 2013 में VVPAT. ठीक है. Regarding hospital charge, reform is an opportunity. होना चाहिए. कैसे? Treatment of the cataract surgeries is different in the government sector and also in the private sector. प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा कॉस्ट है, 40,000 1 लाख भी जाता है, गवर्नमेंट में 10,000 रुपये. दिस शोकेसेस डिफरेंसेस. तो जो हेल्थ केयर मार्केट है उसको कैसे इंश्योर करें ताकि इट बिकम्स वेरी अफोर्डेबल फॉर द कॉमन सिटीजन, कॉमन मैन. तो ऑलरेडी ऐसा स्कीम है PMJAY, उसके अंदर में कुछ सर्जरीज आपको अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा और इंश्योरेंस क्लेम भी है उसके ऊपर में. दूसरे कि जैसे NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इट वर्क्स फॉर द मेडिसिन, तो उसके तहत वो काम करते हैं मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी. फॉर एग्जांपल स्टेंट इम्प्लांट, बाकी जगह भी वो कितना कॉस्ट, हायर कॉस्ट वो मैंडेट करते हैं, सीलिंग प्राइस मैंडेट करते हैं, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. तो लेकिन तभी बोला जाता है कि इंडिया में इंश्योरेंस डेंसिटी कम है, तो मोस्टली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ होता है, लाइन लगाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉस्ट जाता है, तो टाइम वर्सेस कॉस्ट का एक फैक्टर भी आता है. तो इसमें क्या कर सकते हैं? पहली बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट सर्जरीज इंडिया के अंदर में है, इम्पोर्टेंट डेटा के अनुसार, CVD, हार्ट, स्टेंट का हो गया, किडनी, फिर पैंक्रियाटिक, सब जो इम्पोर्टेंट है लिस्ट बना सकते हैं. इम्पोर्टेंट सर्जरीज को रेगुलेट कर सकते हैं. और दूसरा भी एक और कर सकते हैं कि अंडर PMJY मिडिल क्लास और बाकी सब के लिए भी प्रीमियम अनाउंस कर सकते हैं कि इतने प्रीमियम दो आप, और आपको साल भर में ऐसा कुछ लिस्ट ऑफ सर्जरीज है वो करवा सकते हो परिवार के लिए. जैसे IRDA ने BM सुगम योजना सबके लिए इन्फोर्स किया फॉर द, इट इज लाइक ई-कॉमर्स फॉर द इंश्योरेंस. तो वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें जा घुस सकते हैं, क्योंकि PMJY इट इज ओनली रिलेटेड टू द 10 करोड़ 13 करोड़ अप्रोक्सीमेटली फैमिलीज, कवरिंग अराउंड 45-50 करोड़ पीपल. लेकिन बाकी सबका क्या? उनका भी तो राइट टू लाइफ है एंड हेल्दी लाइफ, उनका भी पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. उनका क्या जो मिडिल क्लास से भी नहीं आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से भी नहीं आते हैं, वो बस गरीब से थोड़े ऊपर आते हैं. तो एक चैलेंज है. तो गवर्नमेंट शुड, जैसे उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए सेम कर दिया बाकी सबके, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास आप इनरोल कर सकते हो PMJY के अंदर में. वैसे ही मिडिल क्लास और बाकी अपर मिडिल क्लास के भी एक प्रीमियम बेसिस पर करना चाहिए, फ्री नहीं लेकिन प्रीमियम बेसिस पर, एट अफोर्डेबल रेट, 2,000 रुपीज, 10,000, कुछ भी हो सकता है. उससे जो सर्जरीज है इट कैन बी कैप्ड. तो प्रीमियम बेसिस में फायदा क्या होगा कि जो मिडिल क्लास है उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा और उनको स्ट्रेस फ्री रहेंगे कि हो सकता है कि एक्सीडेंट के कारण कुछ प्रॉब्लम हो, सर्जरी कराना पड़े अचानक से, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अचानक से खर्चा हो जाता है, वो कम हो जाए. तो रेट स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी मस्ट बी फीजिबल, इजिली इम्प्लीमेंटेबल. वो तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट विल इंटर इनटू प्राइवेट डोमेन आल्सो. वो तब कर सकते हैं व्हेन इट कैन, क्योंकि अगर सिर्फ रेगुलेट कर देंगे तो प्राइवेट बॉडीज का अपना कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वो एक्सपैंड कर सकते हैं, मोर एंड मोर डॉक्टर्स हायर कर सकते हैं, इक्विपमेंट हायर कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं. उनको तो ग्रांट नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, तो प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट. लेकिन यहाँ पर rather than capping the medical devices, government can
मेक इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल टू ऑल एट अ वेरी प्रीमियम रेट, अफोर्डेबल प्रीमियम रेट। जैसे जर्मनी में वैसे सबको प्रीमियम देना पड़ता है, लास्ट में कोई भी सर्जरी होता है चाहे दांत का हो किसी का भी वो हो जाता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में स्पेसिफिक सर्जरी, स्पेसिफिक इंश्योरेंस स्पेसिफिक चीज़ के लिए। इंश्योरेंस लेना है तो लिखा रहता है कि आपको नी कैप का लेना है, दांत का लेना है, टीथ का लेना है, डेंटल का लेना है, किसी और का चीज़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर नहीं लिए तो अब हो सकता है कि $70,000 भी चल जाए सिर्फ डेंटल प्रोसीजर के लिए। तो यूएस मॉडल इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज़ वर्स्ट मॉडल इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग हेल्थ केयर। सबसे वन ऑफ द बेस्ट मॉडल जर्मन मॉडल, अफोर्डेबल भी है और कॉस्ट भी बहुत कम, कॉस्ट भी कम है और फैसिलिटी ज़्यादा। EVM VVPAT judgment case, it is disappointing according to him. He is a former IAS officer. He has stated कि वन आर्गुमेंट इसमें उन्होंने दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ 5 ईवीएम हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी है जो उसको वेरीफाई कर सकते हैं वीवीपैट के थ्रू। लेकिन डिसाइड कौन करेगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में 5 होना चाहिए? तो डेटा है नहीं आपके पास। और दूसरे लिखा हुआ है कि राइट नो वी डिफाइन डिफेक्टिव ईवीएम जहां पर मिसमैच होता है बिटवीन द ईवीएम काउंट एंड वीवीपैट काउंट ड्यू द ईवीएम मैल फंक्शन मैनिपुलेशन। अभी तक में 0 डिफेक्टिव ईवीएम है। और प्लस आप कैसे एलोकेट करोगे कि ईवीएम और वीवीपैट किसको कैसे मिलेगा? पॉपुलेशन बेसिस मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट बेसिस मिलेगा, कैसे वो क्वेश्चन उठता है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन बेसिस पे कैसे बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो डिसाइड इसी बेसिस पे होते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स जो वो इक्विटेबल रहे, तो बोल डिस्ट्रिक्ट के सकते हैं कि अंदर आई बात थिंक है यहाँ कि पे जो डिस्ट्रिक्ट मेथड था। 5 है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 5 है, तो वो पोलिंग बूथ किसको मिलेगा वो बात हो रहा है। हाँ नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो अगर जो स्टेट असेंबलीज की भी है वो भी पॉपुलेशन तो उसमें इक्विटेबली है ना, प्रोपोर्शन तो सेम ही रहता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जब आप बात कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पोलिंग बूथ अलग अलग है ना। तो हाँ वो ईवीएम, अलग अलग है। हाँ तो ईवीएम और वीवीपैट किस में रहेगा वो क्वेश्चन उठता है, उसमें पॉपुलेशन बेसिस पे हम्म। किया रहेगा। तो ओवरऑल जैसा अभी है आई स्टैंड विद दैट कि वैसे ही होना चाहिए, कि 100% नहीं होना चाहिए ओवरऑल, कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है विद रिगार्ड टू 5 ईवीएम पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें ईसी खुद डिसाइड करेंगे कहाँ पर करना चाहिए। तो वी हैव कंप्लीटेड। तो रिगार्डिंग एक्सपोर्ट वी हैव डिस्कस, रिगार्डिंग एक्सपोर्ट जीडीपी ग्रोथ वी डिस्कस कि क्या सस्टेनेबल है हर एक सेक्टर में कि नहीं है, एग्रीकल्चर में है, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे ग्रो करना चाहिए। फिर सर्विस सेक्टर इंडिया में मोस्टली डिपेंडेंट ऑन बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, क्या उनका अर्बन प्लानिंग सही है कि वो अट्रैक्ट कर सके? वाटर क्राइसिस हो रहा है जिसके कारण चैलेंजेस है सर्विस एक्सपोर्ट में। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण में इम्पैक्ट करता है एक्सपोर्ट। तो जियो पॉलिटिक इशू कोविड के बाद, और फिर राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म बाय द डेवलप्ड कंट्री, वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशन, तो कीवर्ड मरीन हीट वेव, और एक की स्टेटमेंट विच वी कैन कोट, वन हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेशन एवरी सेकेंड ऑल डे एवरी डिकेड। इतने जूल ऐड हो रहे हैं हीट इन द सी लेवल राइज, थर्मल एक्सपेंशन के कारण आइस मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग, कोरल ब्लीचिंग, सी ग्रास डिस्ट्रक्शन, केल्प फॉरेस्ट कहाँ होता है? सोसाइलो रीजन में, मोस्टली आउटसाइड द ट्रॉपिकल, बस इक्वेडोर के सामने ट्रॉपिकल में, बाकी जगह आउटसाइड ट्रॉपिकल में और शैलो डेप्थ में मिलते हैं। वेम्बटन लेक रामसर साइट है। एलिफेंट एंडेंजर्ड 30,000, हाईएस्ट कर्नाटका, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। पर्सनल इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कनेक्शन 2 है पॉइंट इसमें। इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते जा रहा है ओवरऑल, और डायरेक्ट टैक्स कम होते जा रहा है ओवरऑल कलेक्शन में। प्लस कॉर्पोरेट टैक्स भी कम होते जा रहा है और पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ते जा रहा है। तो इन डायरेक्ट टैक्स के अंदर में भी डिवीजन है। 2 टाइप का टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्सेशन है, रिग्रेसिव सबके लिए बराबर। इनडायरेक्ट टैक्स, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, इनकम टैक्स।
अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वी डिस्कस की जो टीएन गोदा गवर्नमेंट की जजमेंट है उसमें बोला गया कि फॉरेस्ट को वैसे डिफाइन करे जैसे डेफिनेशन है फॉरेस्ट का। बोला गया कि एसईसी स्टेट एक्सपर्ट कमेटी है, वो एसेस करिए, डेटा भी निकालिए क्या क्या कौन सा ऐसे फॉरेस्ट है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, वैसा डेटा ही नहीं है। 17 स्टेट्स में सिर्फ डेटा है, बाकी जगह में डेटा ही नहीं है, एसईसी का गठन भी नहीं हुआ है, तो उसे फोकस करना चाहिए। फिर ताइवान सिटी हिंशू सिलिकन सील्ड स्ट्रेटेजिक लोकेशन टीएसएमई वहां पर लोकेटेड है। 90% ऑफ द वर्ल्ड चिप इंडस्ट्री हाई एडवांस सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करते हैं। कंबोडिया साइबर फ्रॉड वे डिस्कस, साइबर स्लेवरी है, जबरदस्ती विमेन मेन सबको ल्योर दे जाता है जॉब के लिए, उनको वहां रोका जाता है, वीजा और पासपोर्ट उसको रखा जाता है और उनको काम करवाया जाता है लगातार। 500 करोड़ रुपया इंडिया में फ्रॉड हुआ है। तो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक एमईए, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक, सीबीआई, दिल्ली पुलिस एक्सेट्रा कैसे। लाइटनिंग स्ट्राइक अभी इंक्लूडेड नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में, होना चाहिए। कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं वे डिस्कस। सर्टेन एरिया वन इनोवेटिव था रेनकोट, ऐसा बना सकते हैं दैट इज लाइटनिंग प्रूफ, इसको ग्राउंड भी कर सकते हैं। फिर मोस्टली केसेस इन बिहार एंड यूपी 1500 डेथ। पोल्ट्री इंडस्ट्री नीड्स रिफॉर्म, क्यों वी डिस्कस अबाउट दैट। इलेक्शन कमीशन मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कंसेंसुअल होता है, डूज एंड डोंट है। प्रॉब्लम उसमें कि स्पिरिट को फॉलो उतने तरीके से नहीं, इफेक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टैट्यूटरी नहीं है। फिर उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के अंदर में एक कमेटी होना चाहिए दैट कैन डिसाइड इन 72 आवर्स पीरियड। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहिए इन अ वेरी फेज्ड मैनर। पहला बार में वॉयलेशन में आपको सिर्फ बैन किया जाएगा कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, फिर आपको डिबार किया जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन बाय द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी प्रमोटेड। कांग्रेस स्प्लिट गरीबी हटाओ, वी हैव डिस्कस द कांग्रेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज कमेंटेड बाय द रजनीश गुठारी जी। कांग्रेस सिस्टम क्यों, क्योंकि कांग्रेस लीड करते थे इंडिया के जो पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया राइट फ्रॉम नेहरूवियन पीरियड। तो वी हैव डिस्कस नेहरूवियन पीरियड, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद फिर राजीव गांधी, उस बीच में कांग्रेस, फिर राजीव गांधी, उसके बाद फिर बाकी जो अनस्टेबल गवर्नमेंट बना, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी। इवोल्यूशन कैसे हुआ कांग्रेस पार्टी का, स्प्लिट कैसे हुआ, और फिर इंपॉर्टेंट की वर्ड रिगार्डिंग द मॉम बेबी एनएस, उसमें वी हैव डिस्कस की चाइल्ड केयर है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ सोसाइटी, फादर मदर गवर्नमेंट, इसलिए पेड लीव शुड बी गिवन टू द फादर एज वेल। उसमें रोल आता है क्रेश, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर एक्सेट्रा। इलेक्शन में दो टाइप से फर्स्ट पास पोस्ट और प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको यूज करते हैं इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, और पहला वाला यूज करते हैं लोकसभा, एमएलए और ओवरऑल ग्राम सभा पंचायत में। हॉस्पिटल चार्जेस रिफॉर्म होना चाहिए, तो उसमें डिस्कस रोल ऑफ द एनपीपी है, कैपिंग कैसे कर सकते हैं, पीएमजेवाई, रेट स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी लाना चाहिए। ईवीएम वीवीपैट केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा 5 ईवीएम होना चाहिए पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। So thank you everyone. We will take up important set of articles for discussion so that we can gain some kind of insight into the work